इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे ज़ोटैरो का इस्तेमाल करके तुम अपनी रेफरेंस और उद्धरणों को फॉर्मेट करने में घंटों, दिनों या यहाँ तक कि हफ्तों का समय बचा सकते हो। मैं तुम्हें पूरे प्रोसेस में गाइड करूंगा, रजिस्ट्रेशन और ज़ोटैरो इंस्टॉल करने से लेकर अपनी ज़ोटैरो लाइब्रेरी को मैनेज करने तक, और जाहिर है, इसे गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसर में इस्तेमाल करने तक। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं डेरेक हूँ, ग्रेड कोच से। शुरुआत करने के लिए चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि यह ट्यूटोरियल किस तरह से संरचित होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ज़ोटैरो असल में है क्या और यह तुम्हारी अकादमिक लेखन की तैयारी में इतनी जबरदस्त टूल क्यों है। इसके बाद मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में गाइड करूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें ज़ोटैरो की लाइब्रेरी इंटरफेस दिखाऊंगा और इसकी हर सेक्शन को समझाऊंगा ताकि तुम इस सॉफ्टवेयर का पूरा फायदा उठा सको। जब हम ये बुनियादी बातें समझ लेंगे, तब हम देखेंगे कि ज़ोटैरो में रिसोर्सेज जोड़ने के अलग अलग तरीके क्या हैं और फिर अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी को प्रोफेशनल की तरह कैसे मैनेज किया जा सकता है। और आखिर में, लेकिन कमजोरी नहीं, हम देखेंगे कि कैसे ज़ोटैरो को किसी वर्ड प्रोसेसर जैसे गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि तुम्हारे लिए अपने उद्धरण डालना और रेफरेंस लिस्ट बनाना बेहद बेहद आसान हो जाए। अगर तुम इनमें से किसी भी सेक्शन को छोड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइमस्टैम्प्स में जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो चलो जल्दी से इस सवाल का जवाब देकर शुरू करते हैं, आखिर ज़ोटैरो है क्या और तुम्हें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ज़ोटैरो एक शक्तिशाली टूल है जो रेफरेंसिंग के काम को बहुत आसान और सटीक बना देता है। मूल रूप से तुम्हें बस एक बार ज़ोटैरो में रेफरेंस की जानकारी डालनी होती है और फिर ज़ोटैरो यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे सभी इन-टेक्स्ट उद्धरण और रेफरेंस लिस्ट तुम्हारी यूनिवर्सिटी द्वारा मांगे गए रेफरेंसिंग सिस्टम के अनुसार पूरी तरह से फॉर्मेटेड हों। संक्षेप में, ज़ोटैरो वह काम संभालता है जिसमें समय लगता है और जो फॉर्मेटिंग की गलतियों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी उद्धरण और रेफरेंस को फॉर्मेट करना। इससे न सिर्फ तुम्हारा समय बचता है, बल्कि सुनिश्चित होता है कि सब कुछ 100% सटीकता से किया गया है, जो मैन्युअल रूप से रेफरेंस संभालने पर असंभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़ोटैरो पूरी तरह से मुफ्त है, जब तक कि आप 300 मेगाबाइट डेटा स्टोरेज की सीमा के भीतर रहते हैं, और अगर आप केवल रेफरेंस डेटा ही सेव कर रहे हैं, तो यह सीमा आपके लिए काफ़ी से भी ज़्यादा होगी। यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि ज़ोटैरो एक तरह से मेडेले का प्रतिस्पर्धी है, जो लगभग वही सारी सुविधाएं और उससे भी कुछ अधिक प्रदान करता है। अगर आप अभी भी अपनी रेफरेंस को मैनेज करने के लिए कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास मेडेले पर भी एक वीडियो ट्यूटोरियल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आपके लिए ज़ोटैरो को सेटअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है ज़ोटैरो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, जो विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं मैक वर्जन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसकी फंक्शनैलिटी और डिजाइन लगभग एक जैसे ही हैं। ज़ोटैरो डाउनलोड करने के लिए आपको बस zotero.org या .com पर जाना है और डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ज़ोटैरो को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे खोल सकते हैं। जब आप पहली बार ज़ोटैरो खोलेंगे तो यह वेब पेज अपने आप लोड हो जाएगा। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। जैसा कि पेज पर बताया गया है, अगली चीज जो आपको करनी है वह है अपने ब्राउज़र में ज़ोटैरो कनेक्टर जोड़ना, उदाहरण के लिए क्रोम या फायरफॉक्स। लेकिन ज़ोटैरो कनेक्टर असल में है क्या? असल में संक्षेप में कहें तो कनेक्टर एक छोटा सा ब्राउज़र ऐड है जो बहुत उपयोगी है और आपको वेब संसाधनों को जल्दी से अपनी ज़ोटैरो लाइब्रेरी में जोड़ने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए समाचार लेख, वैज्ञानिक पत्रिकाओं के आर्टिकल या सामान्य वेब पेज। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक तरीके से दिखाऊंगा कि कनेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन फिलहाल आपको बस इसे अपने ब्राउज़र में जोड़ना है। आखिर में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, आप एक मुफ्त ज़ोटैरो अकाउंट के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे। यह अनिवार्य नहीं है,
लेकिन मैं आपको सच में इसकी सलाह देता हूं क्योंकि इससे आपकी सभी रेफरेंस डाटा क्लाउड में बैकअप हो जाती है, जो बहुत काम आती है जब आप गलती से अपनी लैपटॉप पर कॉफी गिरा देते हैं। ज़ोटैरो अकाउंट आपको अपनी ज़ोटैरो लाइब्रेरी को कई डिवाइसों पर सिंक्रोनाइज करने की सुविधा भी देता है, जो बहुत ही उपयोगी है अगर आप एक से ज्यादा डिवाइस पर काम करते हैं। रजिस्टर करने के लिए बस होम पेज पर वापस जाएं। फिर से हम वह लिंक नीचे शामिल करेंगे अगर आपसे छूट गया हो और आपको बस अपनी जानकारी दर्ज करनी है। इस लॉगिन जानकारी को अच्छे से संभाल कर रखें क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत बढ़िया। अब जब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े तैयार हैं तो चलिए ज़ोटैरो की इंटरफेस पर एक तेज नज़र डालते हैं ताकि आप समझ सकें कि हर सेक्शन किस काम आता है और ज़ोटैरो का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जा सकता है। ज़ोटैरो की मुख्य आधारशिला उसकी लाइब्रेरी है और यही वह चीज़ है जो आप हर बार ज़ोटैरो एप्लीकेशन खोलने पर देखेंगे। यह क्षेत्र वह जगह है जहां आप अपनी सारी रेफरेंस डाटा को दर्ज करेंगे और उनका प्रबंधन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पहले से ही कुछ संसाधन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके मामले में शुरुआत में यह बिल्कुल खाली होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आगे मैं आपको बिल्कुल ठीक दिखाऊंगा कि अपनी लाइब्रेरी में संसाधन कैसे जोड़े। अगर हम बाईं ओर मुख्य मेनू को देखें तो आप देखेंगे कि यह क्षेत्र आपको अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी को व्यवस्थित और फिल्टर करने के कई तरीके देता है। सबसे आम बात यह है कि आप मेरी लाइब्रेरी विकल्प का उपयोग करेंगे जो आपको आपके सभी संसाधन दिखाएगा, लेकिन आप कस्टम कलेक्शन भी बना सकते हैं और अपनी खुद की पब्लिकेशन जोड़ सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अगली सेक्शन में यह सब कैसे करना है दिखाऊंगा। अगर हम नीचे की ओर जाए तो आप इस क्षेत्र को देखेंगे जिसमें टैग्स का एक सेट होता है। संक्षेप में, आप किसी भी संसाधन को अपनी पसंद की टैग के साथ टैग कर सकते हैं और फिर इस सेक्शन का उपयोग करके लाइब्रेरी को फिल्टर कर सकते हैं ताकि केवल वही संसाधन दिखें जिनमें वह विशेष टैग हो। यह सुविधा बहुत उपयोगी है जब आप मुख्य वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट या कोई भी और चीज टैग करना चाहते हैं। अंत में चलिए अब ज़ोटैरो इंटरफेस के दाहिने तरफ चलते हैं। यह सेक्शन उस संसाधन के रेफरेंस डेटा को दिखाता है जिसे आपने लाइब्रेरी में चुना है। यह आमतौर पर शीर्षक, लेखक, तारीख, प्रकाशन और कई अन्य विशेषताएं शामिल करेगा जो संसाधन के प्रकार पर निर्भर करता है। फिर से हम अगली सेक्शन में इसमें और गहराई से जाएंगे। बहुत बढ़िया। यह तो बस लाइब्रेरी इंटरफेस का एक त्वरित सारांश था ताकि आपको सब कुछ कैसा दिखता है इसकी सामान्य समझ मिल सके। और अब जब हमने यह कवर कर लिया है तो चलिए देखते हैं कि ज़ोटैरो का असल में उपयोग कैसे करें। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह है अपनी ज़ोटैरो एप्लीकेशन को अपनी ज़ोटैरो अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करना, जिसे आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। अगर आप ज़ोटैरो अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो जाहिर है आप यह स्टेप छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अकाउंट के लिए रजिस्टर करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। अपनी ज़ोटैरो एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए बस मुख्य मेनू चुनें, फिर सेटिंग्स और उसके बाद सिंक चुनें। इसके बाद बस वहां अपनी जानकारी दर्ज करें और हो गया। यह आपको सिर्फ एक बार ही करना होता है। अब जब यह हो गया, अगला काम है अपने रेफरेंस डेटा को मेंडेले में जोड़ना। यह हिस्सा ज्यादातर छात्रों के लिए कम रोमांचक होता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज़ोटैरो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई अलग अलग विकल्प देता है। स्वाभाविक रूप से, चूंकि आप ज़ोटैरो का इस्तेमाल समय बचाने के लिए कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि ज़ोटैरो में रेफरेंस डेटा जोड़ने में कम से कम समय लगे। तो मैं तुम्हें सभी उपलब्ध विकल्प दिखाऊंगा और फिर तुम खुद तय कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा सबसे अच्छा है। ज़ोटैरो में रेफरेंस जानकारी जोड़ने का पहला तरीका है जानकारी को मैन्युअली दर्ज करना। यह विकल्प सबसे ज्यादा समय लेने वाला है, निस्संदेह सबसे कम लोकप्रिय भी, लेकिन मैं इसके बारे में पहले बात करना चाहता हूं ताकि तुम देख सको कि ज़ोटैरो वास्तव में कौन कौन सी जानकारी कैप्चर करता है। इसे करने का तरीका है ऊपर दिए गए छोटे हरे अधिक बटन पर क्लिक करना, फिर संसाधन के प्रकार का चयन करना। उदाहरण के लिए कोई जर्नल आर्टिकल या किताब का कोई चैप्टर। तुम अधिक विकल्प में जाकर कई अन्य प्रकार के संसाधन भी ढूंढ सकते हो। अब यहाँ यह बताना जरूरी है कि तुम्हें सही प्रकार का संसाधन चुनना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रेफरेंसिंग सिस्टम जैसे कि हार्वर्ड या एपीए
रेफरेंस लिस्ट को उसी के अनुसार दिखाएंगे। यानी तुम्हारे दस्तावेज के अंत में दी गई सूची संसाधन के प्रकार के अनुसार अलग अलग दिखाई जाएगी। दूसरे शब्दों में, अगर तुम यह जानकारी गलत तरीके से दर्ज करते हो तो तुम्हारी रेफरेंस लिस्ट सही तरीके से नहीं बनेगी। तो अगर हम यहाँ जर्नल आर्टिकल का विकल्प चुनते हैं तो तुम देख सकते हो कि ज़ोटेरो फिर तुम्हें सारी मुख्य जानकारी मैन्युअली दर्ज करने की सुविधा देता है, जैसे लेखक, तारीख, शीर्षक वगैरह। यहाँ उपलब्ध सटीक फील्ड्स उस संसाधन के प्रकार पर निर्भर करेंगे जिसे तुम चुनते हो। उदाहरण के लिए, जर्नल आर्टिकल के लिए विकल्प पेटेंट के विकल्पों से अलग होंगे। अब अगर तुम यह देखकर इन सभी फील्ड्स को भरने को लेकर थोड़ा घबराए हुए महसूस कर रहे हो तो चिंता मत करो। हर एक फील्ड भरना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें वे फील्ड्स जरूर भरनी चाहिए जो रेफरेंस लिस्ट में दिखाई देंगी, जो फिर से तुम्हारे चुने गए सिटेशन सिस्टम पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए एपीए या हार्वर्ड। तो यह था पहला तरीका ज़ोटेरो में रेफरेंस डेटा जोड़ने का, जो कि मैन्युअल एंट्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सबसे धीमा और सबसे ज्यादा मेहनत वाला तरीका है, इसलिए आप शायद इस विधि से जितना हो सके बचना चाहेंगे, लेकिन मैं इसे पहले इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि ज़ोटेरो कितनी जानकारी कैप्चर कर सकता है। ज़ोटेरो में डेटा जोड़ने का अगला विकल्प है लेख के असली पीडीएफ को अपलोड करना या लिंक करना। यह खास तौर पर शैक्षणिक जर्नल के लेखों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़ोटेरो आमतौर पर पीडीएफ से सभी या कम से कम ज्यादातर रेफरेंस डेटा अपने आप इंपोर्ट कर लेता है, जिससे आपको काफी समय बचता है। इसके लिए फिर से छोटे हरे अधिक बटन पर क्लिक करें, लेकिन इस बार फाइल को लिंक करने या फाइल की एक कॉपी सेव करने में से कोई एक विकल्प चुनें। दोनों विकल्प डेटा के स्वचालित इंपोर्ट के मामले में एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन कॉपी सेव करने का विकल्प पीडीएफ को ज़ोटेरो के अंदर भी सेव कर देता है ताकि उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, जबकि फाइल को लिंक करने का विकल्प सिर्फ उस जगह का लिंक देता है जहां आपने अपनी कंप्यूटर में फाइल सेव की है। तो अगर हम एक पीडीएफ जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ज़ोटेरो फाइल का नाम वैसे का वैसा लोड करता है और फिर कुछ ही पलों में अपने आप सभी संदर्भ डेटा भर देता है। यह जाहिर है बहुत सारा समय बचाता है, तो अगर आपके पास अपने संसाधनों की पीडीएफ कॉपियां हैं तो इस विकल्प को जरूर आजमाएं। यह कहते हुए हमेशा यह अच्छी बात है कि इंपोर्ट किए गए डेटा को एक बार जरूर जांच ले ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि वे 100% सही हैं। कभी कभी ज़ोटेरो सभी डेटा नहीं पकड़ पाता, इसलिए जांच लेना बेहतर होता है ताकि आप निश्चिंत रह सकें। ज़ोटेरो में संदर्भ डेटा लोड करने का तीसरा विकल्प शायद सबसे आसान और तेज है, और इसमें किसी पहचानकर्ता जैसे डॉ या आईएसबीएन का उपयोग करना शामिल है। फिर से यह केवल जर्नल लेखों और किताबों पर लागू होता है, लेकिन यह संसाधन जोड़ने का एक बेहद कुशल तरीका है, इसलिए जब भी संभव हो आप इसे जरूर अपनाना चाहेंगे। इस विधि का उपयोग करने के लिए बस जादू की छड़ी वाले बटन पर क्लिक करें और फिर पहचानकर्ता पेस्ट करें। ज़ोटेरो कई तरह के पहचानकर्ता स्वीकार करता है, जिनमें आईएसबीएन, डॉग शामिल हैं, और आमतौर पर आप यह जानकारी किसी भी शैक्षणिक डेटाबेस में बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद आपको पहचानकर्ता को कॉपी करके ज़ोटेरो में पेस्ट करना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यह अपने आप संबंधित जानकारी ज़ोटेरो में लोड कर देता है, जिससे आपका समय बच जाता है। फिर से यहाँ एक चेतावनी, हमेशा डेटा को 2 बार जांचें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 100% सही हैं। बहुत बढ़िया। अब आखिरी विकल्प पर चलते हैं, जो है ज़ोटेरो कनेक्टर का उपयोग करना, जो अगर आपको याद हो तो वह छोटा सा ब्राउज़र ऐड है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था। जैसा कि मैंने बताया, ज़ोटेरो कनेक्टर वेब पेज या किसी भी ऑनलाइन संसाधन से संदर्भ जानकारी प्राप्त करने के लिए बेहद उपयोगी है। कनेक्टर का उपयोग करने के लिए बस उस वेब पेज पर जाएं जिसमें आपकी रुचि है, जैसे कि कोई समाचार लेख या किसी डेटाबेस में कोई अकादमिक लेख, और फिर ऊपर दाईं ओर ज़ोटेरो के आइकन पर क्लिक करें। संदर्भ की जानकारी अपने आप ज़ोटेरो की लाइब्रेरी में जुड़ जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जानकारी छूटी न हो और उसे पूरा कर लें।
तो यह ज़ोटेरो की लाइब्रेरी में संदर्भ डेटा जोड़ने के मुख्य विकल्पों को कवर करता है। बिल्कुल, अगर आप अभी कोई और रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ोटेरो पर आना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी लाइब्रेरी को भी कई फॉर्मेट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें बिबटेक्स और आरआईएस शामिल हैं, साथ ही मेंडेले की ऑनलाइन लाइब्रेरी भी। यह करने के लिए बस मेरी लाइब्रेरी पर क्लिक करें, फिर फाइल पर जाएं और उसके बाद इंपोर्ट चुनें। बहुत बढ़िया। अब जब हमने ज़ोटेरो में संदर्भ डेटा लोड कर लिया है, तो आइए बात करते हैं कि आप ज़ोटेरो का इस्तेमाल अपनी लाइब्रेरी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कैसे कर सकते हैं। और शायद आप सोच रहे होंगे, अच्छा, मुझे अपनी लाइब्रेरी को प्रबंधित करने की ज़रूरत क्यों है? लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये रेफरेंस बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं और यह ट्रैक करना आसान नहीं रहता कि किस लेख में क्या कहा गया था। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण फीचर है जिसे आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। सबसे पहले आइए कलेक्शंस को देखें। कलेक्शंस मूल रूप से फोल्डर होते हैं, यानी आप इन्हें विषय, कार्यप्रणाली, वेरिएबल्स या जो भी आपके लिए उपयुक्त हो, उसके अनुसार संसाधनों को समूहित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्शन बनाने के लिए बस माई लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करें और नई कलेक्शन चुनें। इसके बाद आप बस संबंधित संसाधनों को अपनी पसंद की कलेक्शन में ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि चाहे आप अपने संसाधनों को कलेक्शंस में रखें या नहीं, सभी संसाधन हमेशा माई लाइब्रेरी सेक्शन में दिखाई देंगे। इसलिए आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सा संसाधन किस कलेक्शन में रखा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी कलेक्शन पर राइट क्लिक करके और फिर नई सब कलेक्शन चुनकर सब कलेक्शन भी बना सकते हैं। बाईं ओर की साइड बार में आप देखेंगे कि वहां और भी विकल्प मौजूद हैं। मेरी प्रकाशित रचनाएं वह जगह है जहां आप अपने पुराने कार्यों को सहेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी शोध लेख या थीसिस जो आपने पहले लिखी हो। डुप्लीकेट आइटम्स बस उन सभी संसाधनों को दिखाता है जिन्हें गलती से 2 बार जोड़ा गया है या जो किसी तरह डुप्लीकेट हैं, और यह आपको उन आइटम्स को आसानी से मर्ज करने की सुविधा भी देता है। और अंत में अनआर्काइव्ड आइटम्स सेक्शन बस उन संसाधनों को दिखाता है जिन्हें आपने किसी कलेक्शन में नहीं रखा है। ज़ोटेरो की इंटरफेस के निचले कोने में नीचे की ओर आपको टैग्स का सेक्शन मिलेगा। इनमें से किसी भी टैग पर क्लिक करने से लाइब्रेरी फिल्टर हो जाएगी और केवल उन्हीं लेखों को दिखाएगी जिनमें वह टैग लगा है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने संसाधनों को अपनी सुविधा के अनुसार टैग करना होगा। ऐसा करने के लिए बस उस संसाधन को चुनें जिसे आप टैग करना चाहते हैं, फिर ऊपर दाईं ओर टैग्स के बटन को चुनें और जरूरत के अनुसार एक या एक से अधिक टैग जोड़ें। फिर से ऊपर की बार पर लौटते हुए नेविगेशन की आखिरी टूल जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे वह है सर्च फंक्शन, जिसे आप छोटी सी लूपा आवर्धक कांच पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़ोटेरो यहां आपको काफी डिटेल्ड सर्च फंक्शनलिटी देता है। आप कई अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं और अपनी सर्च को सेव भी कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहेंगे, खासकर अगर आपके पास एक बड़ी कलेक्शन है। अब यह उल्लेख करना जरूरी है कि हालांकि सर्च फंक्शन, टैग्स और कलेक्शंस आपकी रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज और नेविगेट करने के लिए काफी उपयोगी तरीके हैं, लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर आप किसी बड़ी रेफरेंस कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू के लिए, तो आमतौर पर एक लिटरेचर कैटलॉग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना बेहतर होता है ताकि आप अपने सभी संसाधनों का ट्रैक रख सकें। कस्टम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके आप जितने चाहें उतने अलग अलग एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं और किसी खास एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर आसानी से फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे स्टडीज ढूंढना चाहते हैं जो किसी खास संदर्भ में हो और साथ ही बहुत ही विशिष्ट मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, अगर आप चाहें तो हमारे पास एक मुफ्त स्प्रेडशीट है लिटरेचर को कैटलॉग करने के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए खुद संसाधनों की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी संसाधन पर क्लिक करते हैं तो ज़ोटेरो आपको साइडबार के दाईं ओर सारी कैप्चर की गई जानकारी दिखाएगा।
आप किसी भी डेटा को बस संबंधित फील्ड पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सारी जानकारी अपने आप सेव हो जाएगी। अगर आप साइड बार के ऊपर की तरफ देखें तो आपको नोट्स का एक विकल्प दिखाई देगा। इस क्षेत्र में आप हर संसाधन के लिए खास तौर पर नोट्स बना सकते हैं। यह बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि आप हर लेख के मुख्य बिंदुओं को अपने लक्ष्यों या रिसर्च सवालों के हिसाब से नोट कर सकते हैं या फिर कोई भी और नोट्स लिख सकते हैं जिन्हें आप पास में रखना चाहते हैं। ज़ोटेरो यहाँ फॉर्मेटिंग के मामले में काफ़ी कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके साथ थोड़ा प्रयोग करें। यह भी उल्लेख करने लायक है कि जब भी आप कोई नोट बनाते हैं वह यहाँ संसाधन के ड्रॉप डाउन सेक्शन में जोड़ दिया जाएगा। अब अगर हम दाहिनी साइड बार के ऊपर की ओर वापस जाएं, तो आपको एक विकल्प टैग्स दिखाई देगा जिसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और फिर आखिरी विकल्प जो आप देखेंगे वह है संबंधित। संबंधित फीचर आपको किसी भी संसाधन को दूसरे संसाधनों से जोड़ने की सुविधा देता है ताकि आप जल्दी से संबंधित लेखों को देख सकें। यह उपयोगी हो सकता है यह ट्रैक करने के लिए कि लेख आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हालांकि सच कहूं तो यह फीचर थोड़ा बेसिक है। अगर आप वाकई में लेखों के बीच के संबंधों और कनेक्शनों को गहराई से समझना चाहते हैं तो एक स्प्रेडशीट में साहित्य की सूची बनाना शायद अब भी सबसे अच्छा विकल्प है। याद रखें कि आप हमारे स्प्रेडशीट कैटलॉग की एक मुफ्त कॉपी विवरण में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी फीचर जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं वह है ज़ोटेरो का इनबिल्ट पीडीएफ व्यूअर। अगर आप मुख्य विंडो में आखिरी कॉलम को देखें तो पाएंगे कि कई संसाधनों के पास एक छोटा सा पीडीएफ आइकन है जो यह दर्शाता है कि पीडीएफ या तो ज़ोटेरो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है या उसमें अपलोड किया गया है। अगर आप उस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो पीडीएफ सीधे ज़ोटेरो के अंदर खुल जाएगा, जो कि बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा आप पीडीएफ पर सीधे छोटे छोटे नोट्स और टिप्पणियां भी जोड़ सकते हैं और ऊपर दिए गए बटनों का उपयोग करके किसी खास जानकारी को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ज़ोटेरो न केवल संदर्भ जानकारी के लिए बल्कि खुद लेखों के लिए भी आपका संचालन केंद्र बन सकता है, जिससे सब कुछ एक ही जगह पर पूरी तरह से व्यवस्थित रहता है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने देख लिया कि ज़ोटेरो में अपने संदर्भ डेटा को कैसे जोड़ें और प्रबंधित करें, तो अब समय है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जाने का, जो कि है बिल्कुल ज़ोटेरो का अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर इस्तेमाल करना। यहीं पर असली जादू होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं गूगल डॉक्स का उपयोग कर रहा हूं अपने वर्ड प्रोसेसर के रूप में, क्योंकि यह क्रोम एक्सटेंशन के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रक्रिया लगभग वही रहेगी। अगर आप चाहें कि मैं खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो कृपया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इंटरफेस पर एक त्वरित नज़र डालते हैं। एक बार जब आपने ज़ोटेरो कनेक्टर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया तो आप देखेंगे कि अब आपके गूगल डॉक्स में एक नया मेनू विकल्प आ गया है और उस मेनू का नाम है ज़ोटेरो। यह मेनू आपको लगभग वह सब कुछ देता है जिसकी आपको अपनी सभी उद्धरणों यानी टेक्स्ट के भीतर की साइटेशन और अपनी रेफरेंस लिस्ट को गूगल डॉक्स के अंदर मैनेज करने के लिए ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले चलिए टेक्स्ट के भीतर कुछ साइटेशन जोड़ते हैं। यह करने के लिए बस अपने कर्सर को उस जगह पर रखें जहां आप साइटेशन जोड़ना चाहते हैं और फिर ज़ोटेरो मेनू चुनें। उसके बाद साइटेशन जोड़े या संपादित करें विकल्प चुनें। जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तो ज़ोटेरो सामने आएगा और आपसे पूछेगा कि आप कौन सा रेफरेंस सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि एपीए या हार्वर्ड, और फिर गूगल डॉक्स भी आपसे पूछेगा कि क्या आप ज़ोटेरो को आपके दस्तावेज को संपादित करने की अनुमति देना चाहते हैं, जो कि निश्चित रूप से आवश्यक होगा। बस निर्देशों का पालन करें और आप एक ऐसे पेज पर वापस आ जाएंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। यह लाल पट्टी वह जगह है जहां आप उस स्रोत को खोजेंगे और चुनेंगे जिसे आप उद्धृत करना चाहते हैं। आप स्रोत के शीर्षक या लेखक के नाम से खोज सकते हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। एक बार जब आप संबंधित स्रोत ढूंढ लें तो बस उसे चुनें और एंटर दबाएं और फिर ज़ोटेरो आपके दस्तावेज में उद्धरण जोड़ देगा। अगर आप एक ही वाक्य में कई उद्धरण जोड़ना चाहते हैं तो बस पिछले चरण में खोजते और चुनते रहें एंटर दबाने से पहले। वैकल्पिक रूप से आप खुद उद्धरण पर क्लिक कर सकते हैं,
फिर जोटेरो के साथ संपादित करें चुनें और कुछ और उद्धरण जोड़ सकते हैं। यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि आप इस छोटी सी जोटेरो की लाल पट्टी की रूपरेखा भी बदल सकते हैं ताकि आपको खोजने की बजाय उद्धरणों की एक सूची दिखाई दे। ऐसा करने के लिए हमेशा की तरह उद्धरण जोड़ने या संपादित करने जाएं और फिर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और क्लासिक दृश्य चुनें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपको एक ऐसा दृश्य देता है जो असली जोटेरो इंटरफेस जैसा दिखता है। तो अगर आप चाहें तो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार जब आप अपने सभी इन-टेक्स्ट उद्धरण जोड़ लें, तो जाहिर है अब समय है अपनी संदर्भ सूची बनाने का, जिसे जोटेरो बिब्लियोग्राफी कहता है। संदर्भ सूची या बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए आपको बस कर्सर उस जगह रखना है जहां आप सूची दिखाना चाहते हैं और फिर जोटेरो मेनू से बिब्लियोग्राफी जोड़े या संपादित करें चुनना है। जोटेरो फिर अपने आप आपके दस्तावेज में पूरी तरह से फॉर्मेट की गई एक पूरी संदर्भ सूची बना देगा और जोड़ देगा, जो आपने पहले चुने गए उद्धरण शैली के अनुसार होगी। सिर्फ यही सुविधा आपको बहुत सारा समय बचा लेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपकी संदर्भ सूची 100% सही हो। बिल्कुल बशर्ते कि आपने सभी डेटा 100% सही तरीके से डाला हो। शायद आपको जो एकमात्र काम करना पड़ेगा वह है अपनी संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार लाइन के बीच की दूरी को समायोजित करना। उदाहरण के लिए एपीए और एमएलए दोनों में डबल लाइन स्पेसिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप एपीए या एमएलए का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे उन फॉर्मेट्स के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स जरूर देखें। हमेशा की तरह लिंक विवरण में दिया गया है। अगर किसी कारणवश आपको बाद में उद्धरण का फॉर्मेट बदलना पड़े तो बस जोटेरो के मेनू में दस्तावेज की प्राथमिकताओं का विकल्प चुनें और फिर उपयुक्त विकल्प चुन लें। जोटेरो सभी लोकप्रिय फॉर्मेट्स के लिए इनबिल्ट सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आप जोटेरो डेस्कटॉप ऐप में वापस जाकर सेटिंग्स खोलकर साइड टैब में जाकर और अतिरिक्त स्टाइल्स प्राप्त करने का विकल्प चुनकर और भी कई विकल्प पा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का अपना स्टाइल है और वह आपको एक CSL फाइल दे सकती है, तो आप उसे यहाँ छोटे प्लस बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अपने दस्तावेज पर वापस आते हुए एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब भी आप अपने दस्तावेज में नई उद्धरण जोड़े या जोटेरो ऐप में किसी भी संदर्भ डेटा को संपादित करें, तो आपको अपनी संदर्भ सूची को अपडेट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी संदर्भ सूची बना ली है और फिर बाद में टेक्स्ट के भीतर कुछ उद्धरण जोड़ दिए, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए उस संदर्भ सूची को अपडेट करना होगा कि वह पूरी तरह से अपडेटेड है। इसके लिए बस जोटेरो मेनू में जाएं और अपडेट पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया। तो जब आप अपना दस्तावेज पूरा कर लें और संदर्भों से जुड़ा सब कुछ समाप्त कर लें, तो आप अपनी संदर्भों को अनलिंक करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी सभी उद्धरणों के साथ साथ आपकी संदर्भ सूची भी साधारण टेक्स्ट में बदल जाएगी और आपका दस्तावेज पूरी तरह से जोटेरो लाइब्रेरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यह तब उपयोगी होता है जब आप अपना दस्तावेज किसी भाषा संपादक या किसी अन्य व्यक्ति को भेजने की योजना बना रहे हों और यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि कोई संगतता संबंधी समस्या न हो या आपके दस्तावेज और जोटेरो लाइब्रेरी के बीच लिंक टूटने का कोई जोखिम न रहे। ऐसा करने के लिए बस एक बार फिर जोटेरो मेनू में जाएं और उद्धरणों को अनलिंक करने का विकल्प चुनें। लेकिन अगर आप ऐसा करने का फैसला करते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि यह सबसे आखिरी, बिल्कुल आखिरी काम हो, क्योंकि एक बार जब आप अपनी संदर्भों को अनलिंक कर देंगे तो आप अपनी संदर्भ सूची को फिर से नहीं बना पाएंगे। अगर यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा हो तो मैं सच में चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें ताकि और भी छात्र इस संसाधन को ढूंढ सकें। अगर आप अकादमिक लेखन और शोध के बारे में और सीखना चाहते हैं तो ग्रैड कोच के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही ग्रैड कोच के ब्लॉग को भी देखें, जहां आपको ढेरों संसाधन, टूल्स और मुफ्त गाइड्स मिलेंगी जो आपकी अकादमिक लेखन को तेज करने में मदद करेंगी। तो अगली बार तक के लिए बहुत शुभकामनाएं।